जटिल मामला जूरी के हाथों में था। उन्हें दस्तावेजों के ढेर की जांच करनी थी, कई गवाहों को सुनना था और संभावित निर्णयों में से एक लेना था। विकल्प सबसे हल्के मामले, 1 साल की जेल से लेकर सबसे सख्त, बिना समय से पहले रिहाई की संभावना के आजीवन कारावास तक थे, जिसमें बच्चों की कस्टडी छीनना भी शामिल था। 19 अप्रैल 2007 को 8 घंटे की विचार विमर्श के बाद जूरी ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने मैरी को अनजाने में की गई कार्रवाइयों का दोषी पाया। ये दोनों चरम सीमाओं के बीच का मध्यम विकल्प था। सभी को उम्मीद थी कि अदालत कम से कम 6 साल की जेल की सजा सुनाएगी, लेकिन फैसला आश्चर्यजनक था। पहले से काटी गई 5 महीने की हिरासत को ध्यान में रखते हुए 210 दिन। इसके बाद मैरी को 2 महीने के लिए एक विशेष पुनर्वास केंद्र में भेजा गया और फिर रिहा कर दिया गया। अदालत ने इस नरम फैसले का कारण बताया कि वह आरोपी के वर्षों के मनोवैज्ञानिक दबाव के बारे में बयानों पर विश्वास करती है, जिसने उसे निराशा की ओर धकेल दिया था। छोटे शहर के निवासियों ने मैरी की कार्रवाई के प्रति आश्चर्यजनक समझ दिखाई। खास तौर पर विशेष नृत्यों के लिए जूतों की कहानी ने जनता को प्रभावित किया। स्थानीय महिलाएं इस बात पर सहमत थीं कि ऐसे जूते पहनने के लिए मजबूर करना नैतिक जबरदस्ती का एक रूप था और उन्होंने आरोपी को अपना समर्थन व्यक्त किया। अभियोजन पक्ष ने कड़ी सजा की मांग की। उनकी राय में स्थिति को अलग तरह से वर्गीकृत करने की आवश्यकता थी, क्योंकि मैरी ने खुद हथियार के साथ बेडरूम में प्रवेश करने का फैसला किया। उस क्षण वह सचेत थी। हालांकि ये तर्क जूरी के कानों तक नहीं पहुंचे। मामले को फिर से खोलने के लिए अभियोजन पक्ष की कई याचिकाएं अनदेखी कर दी गईं। इस न्यायिक निर्णय ने बड़ी सार्वजनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की, विशेष रूप से मैथ्यू के रिश्तेदारों में, जिन्होंने फैसले को न्याय का मजाक माना। अगस्त 2008 में मैरी को अपनी 3 बेटियों की पूर्ण कस्टडी मिल गई, जो तब तक मैथ्यू के माता पिता के पास थीं। बच्चों की परवरिश के अधिकार के लिए एक गंभीर कानूनी लड़ाई छिड़ गई। रिश्तेदारों ने जोर दिया कि मैरी बच्चों के लिए एक उपयुक्त रोल मॉडल नहीं है और उसकी भावनाओं पर नियंत्रण की समस्याओं और तनावपूर्ण स्थितियों में संभावित अनुचित प्रतिक्रियाओं की ओर इशारा किया। फिर भी अदालत ने मांग का पक्ष लिया। जहां तक वित्तीय अनियमितताओं का सवाल है, जिनमें कथित तौर पर उसका पति शामिल था और जिनके लिए उसने मैरी को मजबूर किया, उस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया। कुछ समय तक वह एक क्लीनिंग में काम करती रही। फिर उसे मैकमिनविले के पास एक किंडरगार्टन में नौकरी मिल गई। हालांकि समाज और प्रेस के बढ़े हुए ध्यान के कारण वह कहीं भी ज्यादा देर तक नहीं रही। आज मैरी, जो 50 साल की हो गई है, सार्वजनिक ध्यान से बचना पसंद करती है। उसके वर्तमान निवास स्थान की जानकारी गोपनीय रहती है। जांच से पता चला कि चेक की कहानी सिर्फ बर्फ का टुकड़ा थी। मैरी ने 5 अलग अलग बैंकों को जाली दस्तावेज भेजे थे और $17,500 के लेन देन किए थे। विशेषज्ञ इस योजना को चेक काइटिंग कहते हैं। यह वित्तीय धोखाधड़ी का एक विशेष प्रकार है, जिसमें एक व्यक्ति बैंक में गैर मौजूद धन का उपयोग करके खाते की शेष राशि को कृत्रिम रूप से बढ़ाता है। जांच के दौरान मैरी और बैंक कर्मचारियों के बीच टेलीफोन वार्तालाप के गवाह मिले। प्रबंधकों ने उनसे वित्तीय मामलों पर चर्चा के लिए अपने पति के साथ आने का आग्रह किया। ध्यान देने योग्य है कि बैंक कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क किए बिना एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे। मैरी ने इन बैठकों से बचा और स्थिति को अपने पति से छिपाने की कोशिश की। बाद में अदालत में उसने अपने मूल बयानों को वापस ले लिया और उन्हें तीव्र तनाव की स्थिति से जोड़कर समझाया। बचाव पक्ष ने यह संस्करण पेश किया कि वित्तीय अनियमितताएं खुद पति द्वारा की गई थीं, जो उनके शब्दों में निरंकुश व्यवहार दिखाते थे और मैरी को संदिग्ध लेन देन में भाग लेने के लिए मजबूर करते थे। घटना के तकनीकी विवरणों पर विशेष ध्यान दिया गया। बचाव पक्ष के वकीलों ने बताया कि वस्तु की तैयारी से पर्याप्त शोर होता, जो सोते हुए व्यक्ति को जगा देता, इसलिए इसे पहले से उपयोग के लिए तैयार किया गया था। वकीलों ने जोर दिया कि मैरी को उपकरण की स्थिति की जानकारी नहीं थी। उनके संस्करण के अनुसार उसने इसे केवल अपने इरादों की गंभीरता दिखाने के लिए लिया। हालांकि
अभियोजक ने स्पष्टीकरण के तर्क पर संदेह व्यक्त किया और सोते हुए व्यक्ति पर खतरनाक वस्तु का निशाना लगाने की उपयुक्तता पर सवाल उठाया। अदालत में मैरी ने अपने पारिवारिक जीवन के विवरण साझा किए। उसने सबूत पेश किए, एक विग और हाई हील्स, जिन्होंने सीधे अदालत में उसमें भावनात्मक प्रतिक्रिया पैदा की। उसके शब्दों के अनुसार उसका पति उसके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता था, यहां तक कि बाल कटवाने की अनुमति तक। डर और शर्म ने उसे इस बारे में चुप रहने के लिए मजबूर किया। मैरी ने घर में कठोर व्यवस्था और किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए कड़े उपायों के बारे में बताया। उसने अपने बच्चों के प्रति अपने पति के संभावित अनुचित व्यवहार के बारे में भी चिंता व्यक्त की। उस सुबह की घटनाओं का वर्णन करते हुए मैरी ने बताया कि कैसे वे 1 साल की ब्रायना के रोने से सुबह 6 बजे जागे। गुस्से में पति ने उसे कठोरता से जगाया और बेटी को शांत करने की मांग की। जब लड़की रोती रही तो वह बच्चों के कमरे में गया और छोटी को चुप कराने के लिए उठा ले गया। मैरी अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित उससे उसे वापस करने की विनती करती रही। छोटी को वापस करने और बेडरूम में लौटने के बाद मैरी ने बेटी को लिटाया, शूटिंग उपकरण लिया और बेडरूम में गई, जहां दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। मैरी की कहानियों के अनुसार उस रात की घटनाएं उसकी याददाश्त में केवल टुकड़ों में दर्ज हुई हैं। पहले उसने देखा कि मैथ्यू अचानक बिस्तर के पास फर्श पर पड़ा है। उस पल उसने सोचा कि वह केवल ठोकर खाकर गिरा है और जल्द ही गुस्से में उसके पीछे आएगा। इस डर से मैरी बेडरूम से भाग गई और छिप गई, जबकि वह घर में आवाजों को सुन रही थी। जब चुप्पी बहुत लंबी हो गई तो वह सावधानी से वापस आई, यह देखने के लिए कि क्या हुआ था। तभी उसे एहसास हुआ कि क्या अटल घटना घटी थी। उसके हाथों में आत्मरक्षा के लिए खरीदा गया परिवार का शूटिंग उपकरण था। भ्रमित और भयभीत मैरी ने बच्चों को जगाया और जल्दबाजी में घर छोड़ दिया। बाद में उसने अपनी कार्रवाइयों को समझाने की कोशिश की। वर्षों का भावनात्मक दबाव, लगातार संघर्ष और अपने बच्चों के लिए डर ने चेतना के धुंधलेपन की ओर ले गए। उस शाम मैथ्यू अपनी पत्नी और बच्चों पर एक और गुस्से के विस्फोट के बाद, जैसे कुछ नहीं हुआ हो, सोने चला गया। यह आखिरी बूंद थी। मैरी ने बिना उस क्षण में अपनी कार्रवाइयों के प्रति सचेत हुए वह अटल कार्य कर दिया। हालांकि अभियोजन पक्ष ने घटनाओं का एक बिल्कुल अलग चित्र पेश किया। अभियोजक ने मैरी के संस्करण को अविश्वसनीय माना और इस ओर इशारा किया कि यह उसके मूल बयानों से बहुत अलग था। उन्होंने स्वीकार किया कि मैथ्यू एक मांग करने वाला और प्रभुत्वशाली परिवार का मुखिया हो सकता था, लेकिन उनकी राय में वास्तविक खतरा मैरी से था। अभियोजक ने दावा किया कि उसने अपने पति से अपनी वित्तीय हेराफेरी छिपाने के लिए एक निराशाजनक कदम उठाया। जांच के दौरान जांचकर्ताओं ने मैरी की ओर से गंभीर वित्तीय अनियमितताएं पाईं। उसकी प्रतिष्ठा उतनी दोषरहित नहीं निकली जितनी पहले लग रही थी। इन खोजों ने जांच की दिशा बदल दी। अब महिला को न केवल संभावित पीड़ित के रूप में देखा जा रहा था, बल्कि दस्तावेज धोखाधड़ी में संदिग्ध के रूप में भी। तुरंत मैरी, बच्चों और उनके वाहन की खोज शुरू की गई। विशेषज्ञ उसी दिन उसका मोबाइल फोन ट्रैक कर सके। सिग्नल अलाबामा के समुद्र तटीय शहर ऑन रेंज बीच से आ रहा था, जो उनके घर से लगभग 600 किलोमीटर दूर था। स्थानीय गश्ती अधिकारियों को एक लुकआउट नोटिस मिला। 23 मार्च को विंकलर्स का मिनी वैन गलत ड्राइविंग मैन्यूअर के कारण अधिकारियों का ध्यान खींच गया। रात 7:30 बजे के करीब 3 पुलिसकारों ने एक सुपरमार्केट पार्किंग में मैरी के वाहन को घेर लिया। पुलिस अधिकारी बहुत सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि वाहन में बच्चे थे। स्टीयरिंग व्हील पर खुद मैरी बैठी थी। गिरफ्तारी के दौरान उसने अद्भुत शांति बनाए रखी, भावनाहीन तरीके से अपने अधिकारों को सुना और बच्चों के साथ थाने चली गई। मिनीवैन के अंदर शिकार उपकरण मिला, वही जो मामले में एक भूमिका निभा रहा था। मैरी के बच्चे 8 साल की पैट्रिशिया, 6 साल की मैरी एलिस और 1 साल की ब्रायना भ्रमित अवस्था में थे। बड़ी लड़कियों ने एक ही कहानी सुनाई। एक अजनबी उनके घर में घुस आया था। उनकी मां ने बचाव के लिए हथियार उठाया, लेकिन अजनबी ने उनके पिता को चोट पहुंचाई। पीछा करने से बचने के लिए उन्हें जल्दी से भागना पड़ा।
लड़कियां विश्वास करती थीं कि उनके पिता चिकित्सा देखभाल में हैं। मैरी ने रिश्तेदारों में संपर्क व्यक्तियों का नाम बताया जो अस्थायी रूप से बच्चों की देखभाल करने के लिए तैयार थे। 2 दिनों में उसने उनके साथ एक लंबी दूरी तय की थी और स्विमिंग पूल और एम्यूजमेंट पार्क की यात्राओं के साथ एक वास्तविक छुट्टी का आयोजन किया था। ऐसा लगता था जैसे वह पुलिस के साथ अपरिहार्य मुठभेड़ से पहले बच्चों के साथ जितना संभव हो उतना समय बिताना चाहती थी। हालांकि इन कार्यों ने केवल उसकी स्थिति को और खराब कर दिया। स्थिति गंभीर लग रही थी। दस्तावेज जालसाजी और आपराधिक मुकदमे के अलावा उसे घर में रहस्यमय परिस्थितियों और अपने पति की स्थिति की व्याख्या करनी थी। अपनी गिरफ्तारी के अगले सुबह मैरी ने घटनाओं का अपना संस्करण बताने का फैसला किया। उसने बताया कि शाम को उसके पति के साथ एक छोटी सी गलतफहमी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग कमरों में आराम करने का फैसला किया। अलमारी में एक आत्मरक्षा का साधन था जो बाद में उसके हाथों में पाया गया। मैरी ने घटना का वर्णन धुंधली यादों की एक श्रृंखला के रूप में किया, जैसे कोहरे में। उसे केवल एक अचानक तेज आवाज और उसके पति के बिस्तर से फिसलने की याद थी। महिला ने खास तौर पर जोर दिया कि उसे याद नहीं कि उसने वस्तु कैसे ली और उसके बाद क्या हुआ, और उसे अपनी कार्रवाइयों का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। अभियोजन पक्ष ने गंभीर आरोप लगाए। अपने पिता की मदद से, जिन्होंने अपना घर गिरवी रख दिया, मैरी को 5 महीने बाद $7,50,000 की जमानत पर रिहा कर दिया गया। अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करते हुए वह टेनेसी चली गई, जहां वह एक क्लीनिंग में काम करने लगी। अभियोजन के अनुसार मैरी की कार्रवाइयां योजनाबद्ध थीं। उसने पहले अपने पति का मोबाइल फोन निष्क्रिय कर दिया था और उसे मदद मांगने का मौका नहीं दिया। वह घर में आत्मरक्षा के साधन के भंडारण स्थल को जानती थी, जिसे उसने बिना किसी रुकावट के ले लिया। जांचकर्ताओं ने घटना में इस वस्तु की भूमिका निर्धारित की। केवल घटना का कारण अस्पष्ट रहा। आसपास के लोग सोच में पड़ गए कि शांत, नम्र मैरी के साथ क्या हुआ और किस चीज ने उसे ऐसी कार्रवाइयों के लिए प्रेरित किया। स्थानीय लोगों ने पादरी का वर्णन एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में किया। बच्चों ने पुष्टि की कि मार्टी एक देखभाल करने वाले पिता थे, जिन्होंने कभी उनके या उनकी मां के खिलाफ आक्रामकता नहीं दिखाई। परिवार में कोई गंभीर विवाद नहीं सुना गया। उस रात बच्चे एक तेज आवाज से जाग गए और देखने गए कि क्या हुआ है। गलियारे के कोने पर लड़कियों ने अपने पिता को फर्श पर देखा, लेकिन उनकी मां ने उन्हें देखते ही जल्दी से उनके सामने दरवाजा बंद कर दिया। वे घटना को समझ नहीं पाए। अभियोजन पक्ष का मानना था कि मैरी को वित्तीय कठिनाइयां थीं, जिन्हें वह सावधानी से अपने पति से छिपा रही थी। यह लंबे समय तक नहीं चल सकता था। बैंक दस्तावेजों की अगली जांच में उसे विसंगतियां मिल जाती। संभवतः उसने धोखाधड़ी का पता लगा लिया था या उसने निवारक कार्रवाई करने का फैसला किया। फरवरी 2006 की शुरुआत में यह स्पष्ट हो गया कि वित्तीय लेन देन जांच में विफल रहा। एक रास्ता खोजने की कोशिश में मैरी ने एक पोस्ट बॉक्स किराए पर लिया और बैंक में अपना पत्राचार पता बदल दिया। यह जोखिम भरी योजना को दोहराने के उसके इरादे को दर्शाता था। उसने न्यूनतम संपर्क जानकारी, केवल मोबाइल फोन और डाक पता के साथ एक नया खाता भी खोला। खाते में केवल $100 थे। बैंक शाखा में मैरी ने अपना पिछला कर्ज चुकाने के लिए $7,000 निकालने की कोशिश की। इसके बाद उसने डिलीवरी का पता नए पोस्ट बॉक्स पर बदल दिया। उसी समय उसके पति मैथ्यू को अपने पिता से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के बारे में अच्छी खबर मिली। उसे अपनी पत्नी द्वारा बनाई गई कठिन स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परिवार ने लगभग अपने सारे कर्ज चुका दिए थे। कुछ महीने पहले सड़क पर हुई एक घटना के बाद मैथ्यू को मिले मुआवजे के कारण, जबकि परिवार का मुखिया उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, उसकी पत्नी जोखिम भरे साहसिक कार्यों में उलझ गई। ऐसा लगता था जैसे वह ईमानदारी से स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इसे और जटिल बना रही थी। अगले दिन बैंक ने मैरी से संपर्क किया। उन्होंने उसे बताया कि यह कार्रवाई कानून के खिलाफ है और मांगी गई राशि खाते में नहीं है। कर्मचारियों ने जोर दिया कि उसे अपने पति के साथ प्रबंधक से मिलने आना चाहिए।
अपने पति के साथ समस्या पर चर्चा करने के बजाय मैरी ने इसे रहस्य के रूप में बनाए रखा। प्रबंधक ने कर्ज चुकाने के लिए $5,000 का लोन प्रस्तावित किया। हालांकि यह एक संयुक्त खाता होने के कारण मैरी अकेले कोई निर्णय नहीं ले सकती थी। वह बिना समस्या का समाधान किए बैंक से चली गई। बाद में बैंक ने उससे फिर से संपर्क किया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करने की संभावना के बारे में चेतावनी दी। संदिग्ध चेक की स्थिति को सुलझाने के लिए उसे फिर से लोन की पेशकश की गई। मैरी ने प्रस्ताव पर विचार करने का वादा किया। जब वह उत्पन्न स्थिति पर विचार कर रही थी, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। 22 मार्च 2006 को विंकलर परिवार को एक महत्वपूर्ण चर्च सेवा में भाग लेना था। चर्च के सदस्य पूरे परिवार की प्रतीक्षा कर रहे थे। माता पिता और उनकी 3 बेटियां, जो आमतौर पर सेवा के दौरान अन्य बच्चों के साथ समय बिताती थीं। हालांकि निर्धारित समय पर उनमें से कोई भी नहीं आया। यह चर्च के सदस्यों में चिंता का कारण बना, क्योंकि पादरी का धर्मभीरू परिवार पहले कभी भी ऐसे कार्यक्रमों को नहीं छूका था। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वरिष्ठ सदस्य ने उन्हें घर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। यह व्यवहार चर्च के सेवकों के लिए पूरी तरह से असामान्य था, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि मैथ्यू को उस दिन एक महत्वपूर्ण उपदेश देना था। चिंतित चर्च सदस्यों को महसूस हुआ कि कुछ गलत है। चर्च के एक सेवक ने स्थिति की जांच करने के लिए मैथ्यू और मैरी के घर जाने का फैसला किया। घर में बत्ती जल रही थी और टेलीविजन जोर से चल रहा था, लेकिन घंटी बजाने और दस्तक देने पर कोई जवाब नहीं मिला। जब आदमी ने खिड़कियों से देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने पड़ोसियों और चर्च के अन्य सहयोगियों से मदद मांगी। लंबी खोज के बाद स्टोर रूम में स्पेयर चाबियां मिलीं। रात 9 बजे के करीब वे घर में प्रवेश करने में सफल हुए। चर्च सेवकों ने जो देखा, उससे वे सदमे में चले गए। बेडरूम में उन्हें मैथ्यू निश्चल पड़ा मिला। पादरी ने नाइट सूट पहना था, जो इस बात का संकेत था कि घटना तब हुई जब वह सो रहा था। इस समय आदमी की उम्र 31 साल थी। चर्च सेवकों ने तुरंत 911 पर कॉल किया। पहुंचे विशेषज्ञों ने घटनास्थल की जांच की। जांचकर्ताओं को उत्सुक पड़ोसियों से परिसर छोड़ने का अनुरोध करना पड़ा। जांचकर्ताओं ने अपना काम शुरू किया। हालांकि अनधिकृत लोगों की उपस्थिति ने सबूतों की खोज को मुश्किल बना दिया। विशेष चिंता का कारण मैरी और बच्चों तथा परिवार की कार की अनुपस्थिति थी। उनका ठिकाना अज्ञात था। चर्च के सदस्य उनकी किस्मत को लेकर चिंतित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि सर्वमान्य पादरी के परिवार के साथ क्या हो सकता है। कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं के बावजूद विंकलर दंपति हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे और समुदाय में उचित सम्मान का आनंद लेते थे। कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने सभी परिवार के सदस्यों की तत्काल खोज शुरू की। उनकी भलाई को लेकर चिंतित थे। इस क्षण किसी को इस घर में वास्तविक घटनाओं का अंदाजा नहीं था। मैरी ने इस अवधि को कठिन के रूप में याद किया, लेकिन वह खुश थी कि वह और उसके पति कठिनाइयों को पार कर गए और परिवार को एक साथ रख पाए। उन्होंने पड़ोसी छोटे शहर मैकमिनविले में एक घर खरीदा। मैरी फिर से मां बनने की तैयारी कर रही थी और एक बड़े परिवार का सपना देख रही थी, जैसा उसके बचपन में था। दुर्भाग्य से गर्भावस्था समय से पहले समाप्त हो गई। नए स्थान पर उनके चारों ओर दयालु पड़ोसी थे, जो मैरी को घरेलू कामों में मदद करते थे। वे विंकलर बच्चों के साथ ऐसे प्यार से पेश आते थे जैसे वे उनके दादा दादी हों। मैथ्यू ने पादरी के रूप में अपना आध्यात्मिक करियर सफलतापूर्वक विकसित किया, जिसमें लगातार यात्राएं और घर से लंबी अनुपस्थिति शामिल थीं। उसे स्थानीय चर्च का नेतृत्व करने की उम्मीद थी। उसकी पत्नी ने पारिवारिक बजट में योगदान करने का फैसला किया और पार्ट टाइम नौकरी ले ली। जनता की नजर में वे एक आदर्श धार्मिक जोड़े थे। इस समय के दौरान मैथ्यू क्रिश्चियन बॉयड स्कूल में बाइबल भी पढ़ाता था। उसके सहकर्मियों ने उसकी पेशेवर क्षमता और चर्च के सदस्यों को धार्मिक परंपराओं का पालन करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता की सराहना की। बाहरी तौर पर उसे सामान्य सम्मान मिलता था। हालांकि जो सहकर्मी उसके साथ करीब से काम करते थे, उन्होंने उसके अहंकार और कार्यालय में उसके आने पर उत्पन्न तनावपूर्ण माहौल को देखा।
हालांकि उसकी पत्नी उसे रोज दोपहर का खाना लाती थी, उसका उसके प्रति व्यवहार आसपास के लोगों को परेशान करता था। सचिव ने यहां तक कि मैथ्यू को अपनी नाराजगी व्यक्त करने की हिम्मत की, क्योंकि उसने ऐसे व्यवहार को एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के लिए अनुचित माना। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके घर के बंद दरवाजों के पीछे क्या हो रहा था, जहां उसके चरित्र का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाई देता था। स्थिति तब बदल गई जब नगर पालिका में उसकी पत्नी के चेहरे पर एक निशान देखा गया। इसने स्थानीय निवासियों में चिंता पैदा कर दी। उसने इसे एक दुर्घटना बताया और विस्तृत स्पष्टीकरण से बचती रही। घर में मैथ्यू के अनुचित व्यवहार के बारे में चर्चाएं फैलने लगीं। संभवतः इसने उसके करियर को प्रभावित किया। 2004 में उसे पादरी का पद छोड़ना पड़ा। उसकी जगह एक दूसरे निर्दोष प्रतिष्ठा वाले प्रचारक को आमंत्रित किया गया। यह मैथ्यू को, जो अब बेरोजगार था, बहुत कठिन लगा। विंकलर परिवार ने एक नई शुरुआत के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला किया। वहां उसे स्थानीय चर्च में एक पद मिल गया। इस समय उन्हें एक खुशखबरी मिली। मैरी गर्भवती थी। हालांकि नए स्थान पर भी कठिनाइयां उत्पन्न हुई। स्थानांतरण के तुरंत बाद बाढ़ के पीछे एक कुत्ते को लेकर पड़ोसियों के साथ असहमति शुरू हो गई। मैथ्यू सुरक्षा को लेकर चिंतित था। साथ ही नए चर्च में उसका व्यवहार उसके पिछले कार्यस्थल से काफी अलग था। आसपास के लोग उसे एक ध्यान रखने वाला और प्यार करने वाला पति, एक समृद्ध परिवार का मुखिया मानते थे। वह इस छवि को बनाए रखने की कोशिश करता था। इसकी पुष्टि करीबी परिवार के दोस्त ब्रैड और ग्लेन ने की, जिनके साथ विंकलर्स अक्सर समय बिताते थे। जोड़े की शादी की सालगिरह पर ग्लेन और ब्रैड ने सुरक्षा के लिए शूटिंग उपकरण खरीदने के बारे में बात की। मैरी ने अपने पति के साथ शूटिंग रेंज जाने के अपने अनुभव का जिक्र किया। उनके पास भी घर में ऐसा सुरक्षा उपकरण था और पति पत्नी ने अपने दोस्तों के इस फैसले का समर्थन किया। बाद में परिवार में अजीब घटनाएं होने लगीं। इस समय मैरी, जो हाल ही में मां बनी थी, ने शिक्षा विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वह शिक्षा प्राप्त करना और करियर शुरू करना चाहती थी। मैरी विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की मदद करने का सपना देखती थी। 1 दिसंबर 2005 को मैरी को एक असामान्य पत्र मिला, एक बड़ी राशि का लॉटरी चेक। इस अप्रत्याशित भाग्य से प्रेरित होकर उसने एक जोखिम भरा कदम उठाया। उसने बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए पैसे उधार लिए और फिर कथित जीत की राशि की प्रतीक्षा करते हुए अतिरिक्त धन के लिए बैंक से संपर्क किया। वास्तविकता कहीं कम सुखद निकली। चेक नकली था। कठिन परिस्थिति से निकलने की कोशिश में मैरी ने $6,500 का एक संदिग्ध बैंक लेन देन किया। उसकी योजना बहुत सरल थी और जल्द ही बैंक सुरक्षा का ध्यान आकर्षित किया। मैरी ने एक शांत और आज्ञाकारी स्वभाव विकसित किया। प्राइमरी स्कूल के दौरान परिवार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने एक बड़े परिवार से शैनन को अपने साथ रहने के लिए लिया। उसके भाई बहन दूसरे पालक माता पिता के साथ रहते थे। बाद में सभी बच्चे अपने जैविक माता पिता के साथ फिर से मिल गए। 1987 की वसंत ऋतु 13 वर्षीय मैरी के जीवन में एक कठिन परीक्षा लेकर आई। 15 अप्रैल को स्नान करते समय पैट्रिशिया को दिल का दौरा पड़ा। इस घटना के बाद मैरी अपने मानसिक दर्द से निपटने के लिए एक स्कूल मनोवैज्ञानिक के पास जाने लगी। जब पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने विशेषज्ञ को अपनी बेटी के साथ काम करने से मना कर दिया और जोर दिया कि केवल माता पिता ही बच्चे की मदद कर सकते हैं। पेशेवर सहायता के बिना मैरी अपनी भावनाओं के साथ अकेली रह गई, जिससे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और अन्य भावनात्मक कठिनाइयां विकसित हुईं। उसी समय शैनन के मूल परिवार में स्थिति बिगड़ गई और सामाजिक सेवाएं अंततः बच्चों को ले गईं। विंकलर्स न केवल शैनन को बल्कि उसके सभी भाई बहनों को भी आधिकारिक तौर पर गोद ले सके। सबसे बड़ी होने के नाते मैरी अपनी मां को छोटों की देखभाल में खुशी से मदद करती थी। जल्द ही मैटी मैरी के जीवन में आया। उनका पहला प्यार इतना गहरा था कि युवा लोग अक्सर एक दूसरे से मिलने के लिए कक्षाएं छोड़ देते थे। जब उन्हें आने वाले बच्चे के बारे में पता चला तो वे स्कूल छोड़कर शादी कर ली और नॉक्सविले में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे,
जो मैरी के माता पिता से ज्यादा दूर नहीं था। मैथी को निर्माण कार्य में नौकरी मिली। अनजान शारीरिक श्रम और नई पारिवारिक जिम्मेदारियां उसके लिए कठिन थीं। वह अपनी पत्नी के साथ व्यवहार में बढ़ता असंतोष दिखाने लगा, जो उसकी चिड़चिड़ाहट के कारणों को नहीं समझ पाती थी। शायद युवक इस बात से पीड़ित था कि उसे स्कूल छोड़ने और काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उसके समवयस्क बेफिक्र जवानी का आनंद ले रहे थे, मैटी के कंधों पर परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। एक छोटे शहर में विंकलर परिवार कठिन परीक्षाओं से गुजरा। मैटी अपने वर्तमान काम से थककर अपने गृहनगर में नई नौकरी की तलाश करने लगा। नियति ने परिवार को एक गंभीर परीक्षा में डाल दिया। मैरी की मां में एक गंभीर बीमारी का पता चला। उसी समय मैरी अपने दूसरे बच्चे की प्रतीक्षा कर रही थी। विशेष क्लिनिक के डॉक्टरों के सभी प्रयासों और परिवार के समर्थन के बावजूद 1999 की वसंत ऋतु में मैरी की मां इस दुनिया को छोड़ गईं। बड़े परिवार के लिए कठिन समय आ गया। पिता के लिए अकेले 5 बच्चों की देखभाल करना मुश्किल था। गोद लिए गए भाई बहन सहायता के लिए अक्सर मैरी की ओर मुड़ते थे। वह मदद करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी अपनी गर्भावस्था और बच्चे की देखभाल बहुत ऊर्जा लेती थी। 1999 की गर्मियों की शुरुआत में युवा विंकलर परिवार ने अपना खुद का घर खोजने का फैसला किया। वित्तीय संसाधन सीमित थे, इसलिए उन्होंने छोटे से पेग्राम में निर्माणाधीन एक छोटा घर चुना, जहां केवल 2000 लोग रहते थे। चर्च, जहां मैटी को पादरी के रूप में नौकरी मिली थी, 15 किलोमीटर दूर था। दूसरी बेटी के जन्म के समय तक परिवार नए घर में बस चुका था। जन्म के बाद मैरी भावनात्मक कठिनाइयों से जूझ रही थी। अपने बच्चों की देखभाल के अलावा वह अपने गोद लिए भाई बहनों की देखभाल भी जारी रखती थी। उसका चिड़चिड़ा स्वभाव न केवल मैरी में बल्कि मैटी में भी असंतोष पैदा करता था। पति का स्वभाव प्रभुत्वशाली था और वह अपने नियमों पर जोर देता था, जिसमें उसे अपनी पत्नी का समर्थन मिलता था। बाद में मैरी का अपने परिवार से संपर्क टूट गया, संभवतः उनकी ओर से लगातार दबाव और उसके पति की इच्छाओं के कारण। जानने वाले मैरी को एक विनम्र, घरेलू, कुछ असामान्य व्यक्ति के रूप में वर्णित करते थे। सामाजिक संपर्क उसके लिए मुश्किल थे। वह अलग थलग रहती थी और शायद ही कभी दूसरों से संपर्क करती थी। इसके साथ ही उसका मूड अक्सर बदलता रहता था, जो उसके पति की नापसंदगी का कारण बन सकता था। इस समय उसकी पेशेवर उन्नति ने परिवार में अतिरिक्त तनाव जोड़ दिया। दोनों पति पत्नी कठिन समय से गुजर रहे थे। मैथ्यू ने अपनी पत्नी के रिश्तेदारों से दूर जाने का फैसला किया, ताकि पारिवारिक जीवन पर उनका प्रभाव कम किया जा सके। पेग्राम से जाने के बाद पति पत्नी के संबंधों में काफी सुधार हुआ। परिवार की कहानियां कभी कभी बंद दरवाजों के पीछे ऐसी चीजें छिपाती हैं जो बाहरी लोगों के लिए कल्पना करना मुश्किल होता है। जो एक सुंदर प्रेम कहानी के रूप में शुरू होता है, वह पूरी तरह से अप्रत्याशित तरीके से विकसित हो सकता है। विंकलर दंपति के साथ ठीक ऐसा ही हुआ, जिनका साझा जीवन उनकी वैवाहिक कहानी के नाटकीय अंत का मुख्य पात्र बन गया। आज हम इन जटिल घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने इस परिवार का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी नवंबर 1974 में हंटिंगटन, टेनेसी के छोटे शहर में शुरू हुई। वहां विंकलर परिवार में सबसे छोटे बेटे मैथ्यू का जन्म हुआ। उसके बड़े भाई का नाम डैनियल था। जिस शहर में वे रहते थे वह बहुत छोटा था, 5000 से भी कम लोग, लेकिन विंकलर परिवार का वहां एक विशेष स्थान था। उनका वंश 3 पीढ़ियों से चर्च से जुड़ा हुआ था। मैथ्यू के दादा न केवल चर्च में सेवा करते थे, बल्कि एक प्रचारक स्कूल भी चलाते थे और बाइबल, धर्मशास्त्र पर कई रचनाएं लिखी थीं। लड़कों के पिता डैन ने पारिवारिक व्यवसाय को जारी रखा और अपने सबसे छोटे बेटे के जन्म से 5 साल पहले ही अपना रास्ता शुरू कर दिया। हाई स्कूल में रहते हुए ही डैन ने एक छोटे चर्च का निर्माण शुरू किया, जिसे उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान पूरा किया। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने अपनी भविष्य की पत्नी डायना से मुलाकात की। 1970 में उन्होंने एक परिवार की स्थापना की। जल्द ही बेटों का जन्म हुआ। पिता की सेवा के कारण बार बार स्थानांतरण करना पड़ता था, दूसरे राज्यों में भी।
इसने परिवार के सभी सदस्यों के चरित्र को मजबूत बनाया। आखिरकार विंकलर्स ऑस्टिन, टेक्सास में बस गए। यहां मैथ्यू आखिरकार शांति से हाई स्कूल जा सका। युवक खेलों में रुचि रखता था, विशेष रूप से फुटबॉल में, और नियमित रूप से जिम में प्रशिक्षण लेता था। उसकी ऊर्जावान प्रकृति और रचनात्मक क्षमताएं चर्च के कठपुतली शो में प्रकट होती थीं। उसका मिलनसार और दोस्ताना स्वभाव उसे अपनी उम्र के लोगों में लोकप्रिय बनाता था। हालांकि वह स्कूल में अपने बड़े भाई की तरह नहीं चमका, समुदाय में उसका सम्मान किया जाता था। स्कूल के बाद उसके माता पिता ने उसे चर्च में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया, जो पादरी की भूमिका की ओर उसका पहला कदम बना। अपनी आगे की शिक्षा के लिए मैथ्यू ने हेंडरसन, टेनेसी में फ्रीधमन विश्वविद्यालय का चयन किया, एक आधुनिक संस्थान जो पारंपरिक मूल्यों पर एक ताजा दृष्टिकोण के साथ युवाओं को आकर्षित करता था। बाहर से परिवार परफेक्ट दिखता था, हालांकि पिता सख्त अनुशासन और स्पष्ट पदानुक्रम बनाए रखते थे, जो दो बेटों के पालन पोषण के लिए उचित लगता था। 1993 का साल नए परिवर्तन लेकर आया। परिवार नैशविले, टेनेसी चला गया, जहां डैन ने 11 साल तक सेवा की। वहां मैथ्यू ने अपनी किस्मत से मुलाकात की, विनम्र लेकिन मोहक छात्रा मैरी कैरोल फ्रीमैन, जो उससे कुछ बड़ी थी। उनकी प्रेम कहानी तेजी से विकसित हुई। 3 महीने बाद मैरी ने अपने प्रेमी को अपने माता पिता से मिलवाया। युवक ने युवती के धार्मिक परिवार पर उत्कृष्ट प्रभाव डाला और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। 6 महीने से भी कम समय में मैथ्यू ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। जोड़े ने 20 अप्रैल 1994 को अपने रिश्ते को पक्का कर लिया। नॉक्सविले, टेनेसी की अत्यंत धार्मिक फ्रीमैन परिवार में 1973 में मैरी का जन्म हुआ। उसके पिता, जो क्राइस्ट चर्च में पादरी थे, ने परिवार में कड़े नियम बनाए थे, जिनका सभी बिना शर्त पालन करते थे। समय के साथ परिवार बढ़ा। पैट्रिशिया का जन्म हुआ। उसे गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सेरेब्रल पाल्सी, स्पाइनल मेनिंजाइटिस और एन्सेफलाइटिस ने उसके विकास को कठिन बना दिया। माता पिता ने अपनी बेटी की मदद के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके प्रयासों के कारण वह पढ़ना सीख गई, भले ही वह पढ़ी हुई चीजों को हमेशा नहीं समझ पाती थी। बहनें अविभाज्य थीं। मैरी अपनी छोटी बहन की नींद पर नजर रखने के लिए उसके पास ही सोती थी।